मंगल को ना हम पति कारक बोलते हैं और शुक्र को हम पत्नी का कारक। दोनों बिल्कुल एंटी है, एक आग वाला प्लैनेट, एक पानी वाला प्लैनेट। इसी को हम शिव और शक्ति की पावर कहते हैं। यहाँ पे एक भ्रांति जैसे मैं दूर कर दूं, सातवें घर में गुरु होता है तो शादी नहीं चलती। चंद्रमा अगर सातवें घर में है, ओवर इमोशनल करता है। आप अपनी पत्नी में ही ना बिल्कुल माँ जैसे गुण जो है वो देखो। कोई ऐसा प्लैनेट है जो हमें दिखाता है कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज? लव मैरिज उन्हीं की होती है जब 5th हाउस का और 7th हाउस का प्लैनेटरी या राशियों से या नक्षत्र से लेना देना बन जाए। अरेंज मैरिज के लिए शुक्र और मंगल की डिग्रियां जितनी एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगी, उतना पार्टनर दूर से आएगा। आप ये दोनों जितने क्लोज कनेक्शन में होंगे, आपका पार्टनर उतना नजदीक से ही आने वाला है और आपकी जान पहचान से ही आएगा, ये डेफिनेट है। आप क्या रेमेडी देना चाहेंगे उन्हें जिनकी शादी में डिले हो रहा है बहुत? देखिए, शादी में डिले जैसे मैंने बोला शनिदेव की कृपा की वजह से ही होता है ज्यादातर। तो मैं ये कहूंगी कि हेलो मैम, कैसे हैं? नमस्ते। आप बताइए, आज और भी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच। तो पिछले जितने भी हमने एपिसोड बनाने की कोशिश की है, जितने भी सब्जेक्ट उठाए हैं, वो बहुत पसंद आए लोगों को और आई होप सो आज भी जो बात करेंगे वो लोगों के दिल को छुए। बिल्कुल। एंड आजकल तो ये सबके ही कॉमन क्वेश्चंस हैं। सब जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में उनका पार्टनर कैसा होगा। अगर वो शादी करने वाले हैं तो ये जानेंगे कि उनका पार्टनर होगा, कैसा होगा, क्या करता होगा एंड उनकी लाइफ कैसे जाएगी। एंड एक्चुअली जो शादी कर चुके हैं वो कहेंगे कि हमारी निभेगी कैसे, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि किसी की खटपट ना हो। हम इंसान हैं, 2 बर्तन भी बचते हैं अगर साथ रहे तो। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं पे बात करेंगे कि मैम बेसिकली कौन सा पर्टिकुलर प्लैनेट है, भाव है जो रिलेशनशिप मैरिजेस को दिखाता है। तो सबसे पहले तो ये कॉमन तो है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम कहें कि हमारी लाइफ का एरिया है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं आज। तो मैरिज के लिए सब लोग ज़्यादातर कहते हैं कि मैरिज होने वाली है या हो चुकी है, या सो कॉल्ड कोई भी ऐसा इशू है, या कई लोग रिलेशन में जाना ही नहीं चाहते, हर तरह की चीज़ें है ना। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हम लोग कहते हैं हमेशा कि 7वां भाव देखना चाहिए D9 चार्ट का, यानी नवांश का, और आपके लगन कुंडली का। ये 2 भाव देखने चाहिए, 2 चार्ट देखने चाहिए। बट उससे भी पहले अगर मैं कहूँ तो हर इंसान का लगन देखना चाहिए। लगन और चंद्रमा ये बताता है कि आपको पार्टनर कैसा चाहिए। अच्छा। तो आपका लगन लॉर्ड जो है वो आपको ये बताता है कि आपको अपनी मैचिंग कैसी चाहिए, आपकी बराबर की हाइट का चाहिए, मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, ठीक है। आपका चंद्रमा ये बताता है कि आपका दिल जो है वो कैसे पार्टनर के साथ जुड़ना चाहता है। तो 2 चीज़ें हैं जो सबसे पहले देखी जानी चाहिए, जो आपको बताएगा क्लियर कट कि आपको आपके साथ कैसा पार्टनर जुड़ने वाला है। इसीलिए जब हम मैच मेकिंग करते हैं तो चंद्रमा को ही लेकर सबसे पहले की जाती है और उसी के विद रिस्पेक्ट सारी जो अष्टकूट मिलान जो होते हैं वो किया जाता है, ठीक है। तो हर एक इंसान का जो भी पार्टनर होगा, चाहे वो आपके जीवन में आपको एक के बदले में कई बार 2 भी मिलते हैं, एक शादी नहीं कामयाब होती, दूसरी होती है, तीसरी भी होती है, चौथी भी होती है। अब उसके पीछे क्या क्या कारण है उस पर मैं आपको आगे बताऊंगी जैसे। बिल्कुल। तो सबसे पहले लगन को और चंद्रमा को देखना चाहिए जी। तो मैम सबसे ज़्यादा कॉमन जो वर्ड सुना है मैंने शादी में वो है कि इसके गुण मिलान कर लो, पहले कुंडली मिलवा लो। तो ये गुण मिलान का एस्ट्रोलॉजिकली क्या महत्व है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अष्टकूट मिलान यानी 8 टाइप की चीज़ें जो है वो मिलाई जाती हैं, ठीक है, दोनों चार्ट्स में, लड़के और लड़की के चार्ट में। और इस मैच मेकिंग को आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ज्योति कुछ चीज़ें फेल हैं, कुछ चीज़ें अब वो नहीं चलेंगी वैसी, जैसे देश काल परिस्थिति के अनुसार चीज़ें चेंज हो गई हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुंडलियों में गुण बहुत ज़्यादा मिले, 32, 30, 31 ऐसे गुण मिले, इवन कि पूरे के पूरे भी मिले हैं लोगों के, लेकिन फिर भी शादी टूट गई। बिल्कुल, ठीक ऐसा होता है ना। फिर भी शादी में बहुत सारे लफड़े जो है वो फेस करने पड़े उनको। ऐसा क्यों? क्योंकि इसीलिए फिर विश्वास उठ जाता है लोगों का कि क्या फ़ायदा गुण मिला के, शादी तो फिर भी टूटनी है, शादी तो फिर भी प्रॉब्लम्स आनी है, तो क्यों मिलाया जाए। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ज़रूर मिलाना चाहिए।
बिकॉज आजकल तो वैसे अगर मैं कहूँ तो सब आजकल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स पे अवेलेबल है। आप मोटा मोटा तो जान ही सकते हो, अगर ज़्यादा बारीकी से है तो किसी एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हो। तो वो चीज़ों में जैसे उसमें फॉर एग्जांपल एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक योनि मिलान होता है, ठीक है। योनि मिलान का मतलब क्या होता है कि दो पार्टनर्स हैं, इनका आपस में फिजिकल रिलेशनशिप कैसा रहेगा। अगर ये आप दोनों की योनि एंटी हो गई, एक चतुष्पाद यानी कि 4 पदों वाला जो है और एक 2 पदों वाला है, तो इनकी जो आगे कंसीव करने का, इनको जो हेल्थ इशू बहुत सारे जो है वो फिजिकल लेवल पे होने वाले। ओके। तो मैरिज नहीं निभेगी। आपके पास जितने भी लोग आते हैं ना जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल में चले जाते हैं या फिर जैसे कहते हैं अपने पार्टनर से कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, ना, दोनों चीज़ों से जी। उसमें कहीं ना कहीं इस योनि विकार का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। तो मेरे कहने से अगर जितने भी लोग हैं जो भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, वो एक बार अपनी और अपने पार्टनर की जो योनि वाला सेक्शन है उसको मैच करें। आपको पता लगेगा कि अगर आप लोगों का कंपैटिबल है तो शादी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एटलीस्ट आपको फिजिकल और मेंटली लेवल पर। अच्छा। और अगर खराब है, दोनों का मिसमैच है, तो ये शादी में कहीं ना कहीं साथ जुड़ के भी 50 साल जो है वो आप कहीं ना कहीं अनदर कुछ चीज़ें ढूंढते रहोगे पूरी ज़िंदगी। जी। समटाइम्स होता है कि हम अपने पार्टनर में कुछ अलग ही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। Yes. और वो फुलफिलमेंट नहीं हो पाती, तो एक अलग लेवल का अनसेटिस्फैक्शन रहता है जिसकी वजह से इरिटेशन होना, झगड़े होना एक दूसरे में, ओपिनियंस में मनमुटाव रहना, कि अगर कोई कहता है कि सीधा चलना है वो कहेगा कि पीछे चलो। तो ऐसा बहुत देखने को मिला है। क्योंकि देखो आपको अगर सिंपल हम ग्रहों के हिसाब से जाओगे तो मंगल को ना हम पति कारक बोलते हैं और शुक्र को हम फीमेल का कारक, राइट, पत्नी का कारक जी। लेकिन अगर आप इसमें ये चीज़ देखो कि मंगल कैसा ग्रह है, मंगल और शुक्र आपस में 180 डिग्री के प्लैनेट हैं, यानी 180 डिग्री की राशियों के प्लैनेट है, इस तरीके से आप समझिए, ठीक है। दोनों बिल्कुल एंटी है, एक आग वाला प्लैनेट, एक पानी वाला प्लैनेट, एक के पास एनर्जी है, एक के पास इमोशंस है। इन दोनों का बैलेंस जो है वो क्रिएशन कराता है। इसी को हम शिव और शक्ति की पावर कहते हैं जी। अगर हम लोग अपने चार्ट में या किसी के भी देखते हैं कि पार्टनर फीमेल्स के लिए, जैसे मैं कहती हूँ कि उसका मार्स अच्छा होना उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का मार्स किसी फीमेल के चार्ट में अच्छा नहीं है तो उसको अपने पार्टनर से हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहेगी। बट ज्योति अगर मैं कहूँ तो नैसर्गिक 99% ये दोनों ऑपोजिट सेक्शन है, ये दोनों ऑपोजिट एनर्जी के प्लैनेट हैं, ये कभी एक दूसरे की बात नहीं समझेंगे, ये कभी एक दूसरे के एरिया में एंटर नहीं करेंगे। और यही लड़ाई है पूरी ज़िंदगी कि जो फीमेल्स होती हैं वो इमोशनल रोना रोती रहती हैं कि ये मेरी बात नहीं सुनते, ये मेरी बात नहीं समझते, ठीक है। और मेल्स के बाद जाएंगे तो वो कहेंगे हमारे पास और कोई काम नहीं है तुम्हारी बातें सुनने के अलावा। वो बात किसकी कर रहे हैं? वो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये इमोशंस की बात कर रहे हैं। आप बताइए कि नैसर्गिक गुणों प्लैनेट्स भी तो ऐसे दे दिए, राशि भी तो ऐसी है दोनों की कि आपका ये कॉन्ट्राडिक्शन बाय डिफॉल्ट ही है, और इसी के बैलेंस को हम लोग मैरिज कहते हैं। जी। अब इस जगह एक क्वेश्चन मेरा और है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मुझे शादी ही नहीं करनी, तो क्या इसके भी कोई प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं जिसकी वजह से उनकी ये इंटेंशंस, ये उनका बिहेवियर रहता है मैरिजेस के? किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना, वो दो चीज़ों से देखा जा सकता है। एक तो आपका लगन, दूसरा चंद्रमा। जी। अगर ये केतु के साथ है, शनि के साथ है, शादी में नॉट इंटरेस्टेड, नहीं चाहिए शादी, तो लगन और चंद्रमा दोनों बताते हैं कि आपको शादी करनी है कि नहीं करनी, ठीक है। जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्वराशि के शनि और केतु जैसे प्लैनेट लगन के और चंद्रमा के साथ जुड़े हुए होंगे उतना आप शादी में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। पार्टनर है भी तब भी आपको परवाह नहीं होगी उसकी। ज़्यादातर मैंने देखा है कि जैसे उच्च का शनि बैठा हुआ 7वें घर में, उच्च का शनि बैठा लगन में, ये शादी में इतना डिले करा देगा, इतना डिले करा देगा कि एक टाइम पे आके आप कहोगे छोड़ परे क्या करना। आपका जो शनिदेव जो होते हैं वो क्या है? वो संन्यास, विराग और डिसिप्लिन का कारक है। आप जैसा पार्टनर ढूंढ रहे हो ना वैसा बना नहीं है, ठीक है। आप क्या चाहते हो कि डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम से उठे टाइम से सोए, मेरी सेवा करे,
या फिर वो मेरे जैसा ही हार्ड वर्कर होना चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। एग्जैक्टली किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। आपका पार्टनर आपसे बिल्कुल एंटी ही आएगा, क्योंकि वो जो नैसर्गिक गुण हैं इन प्लैनेट्स के, शुक्र और मंगल के, वो बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों के नहीं मिलते हैं। दोनों के मिलने से एक नई चीज़ ज़रूर बनेगी, लेकिन अगर ये एक दूसरे के एरियाज़ को डिस्टर्ब करेंगे तो कुछ भी क्रिएट नहीं होगा, ना रिलेशनशिप, ना प्यार मोहब्बत, कुछ भी आगे आप नहीं कर पाएंगे। तो शादी ना करने के लिए 7वें घर में जितने ज़्यादा मैलेफिक्स होंगे, शादी तो हो जाएगी लेकिन चलेगी नहीं। शादी चलाने के लिए वहाँ समझदार प्लैनेट चाहिए, वहाँ पे बैलेंस्ड प्लैनेट चाहिए, जैसे शुक्र है, जैसे वहाँ पे चंद्रमा है, जो कि इमोशनली आपको बांधे रखे शादी के साथ। गुरु जैसे प्लैनेट, यहाँ पे एक भ्रांति जैसे मैं दूर कर दूँ, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं 7वें घर में गुरु होता है तो शादी नहीं चलती, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गंभीरता होती है इनके रिश्तों में, ये इंसान जो है वो नहीं कर पाता, निभा नहीं पाता अपनी प्रैक्टिकली मैरिज को। अब इसके पीछे अगर मैं कहूँ तो ये सही नहीं है। गुरु का 7वें घर में होना बहुत ज़्यादा जो है वो ज्ञानी पार्टनर दे देता है। अब जब आपसे ज़्यादा ज्ञानी आपका पार्टनर हो जाता है तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, तो कॉन्फ्लिक्ट और क्रिएट होगा। हस्बैंड कम टीचर मिल जाता है, टीचर ज़्यादा मिलेगा, है ना। अभी हम बात करेंगे कि कैसा होना चाहिए पार्टनर, ना कैसा मिलेगा। तो आप ये देखो कि अगर गुरु यहाँ पे है तो आपको एक टीचर मिली है, अगर तो उस टीचर से सबक लेते रहोगे फिर तो शादी चली जाएगी, चलती रही, है ना। और अगर ये आपने सबक लेना बंद कर दिया, उसका ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं पढ़ा, तो फिर ये शादी नहीं चलेगी। टीचर पनिशमेंट भी देगा, वो पनिशमेंट भी देगा और आपको धर्म भी सिखाएगा, आपको ज्ञान भी सिखाएगा। अगर आप तैयार हो अपनी लाइफ में कुछ नई नई चीज़ें सीखने के लिए, क्योंकि गुरु का तो काम ही है आपको डंडा लेके जो है वो ठीक करवाना, कि आपको इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। और अगर आप इसको समझ गए तो फिर शादी में कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरु या कोई भी प्लैनेट ना तो शादी तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना जोड़ने के लिए। आपको सिर्फ उसकी एनर्जी समझनी पड़ेगी कि क्या है। तो मैम जानते हैं कि कौन कौन से प्लैनेट्स हमारे मैरिज को इफेक्ट करते हैं? बिल्कुल, जैसे कि सबसे पहले हम लेंगे अगर कि सूर्य जो है वो अगर मून साइन में भी बैठा हुआ है या फिर सूर्य आपका लगन में भी बैठा है, तो सूर्य आपको लीडर हस्बैंड देता है। अच्छा। लीडर यानी अथॉरिटेटिव जो पर्सन होगा वो आपका पार्टनर चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप देखेंगे लगन में सूर्य बैठेगा तो वो कहाँ देखेगा, वो 7वें घर में देखेगा। तो लगन में बैठी हुई जो चीज़ होती है वो मैं कहती हूँ कि वो आपकी अटैचमेंट है, वो आपका लगाव है, आपको वो चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। जब भी आप उसकी एस्पेक्ट देखोगे तो जो भी लगन में बैठे हुए प्लैनेट है, सूर्य है, तो आपको अथॉरिटी वाला प्लैनेट चाहिए, आपको शेर जैसी वाइफ चाहिए। आपको नॉर्मल जो है, अगर वो पर्सन लीडर नहीं हुआ या वो डरपोक हुआ तो वो नहीं चलेगी आपके मैरिज। आप उसको उस पर हावी रहोगे हमेशा। तो सूर्य बेसिकली राजा की तरह और एक रिसोर्सर देता है। आपके पार्टनर जब तक आपको जीवन में आपकी बैक सपोर्ट बन के और आपको नॉन पार्शल आपकी ज़िंदगी में रोल प्ले करेंगे, तब तक शादी ज़रूर अच्छी चलेगी, ठीक है जी। दूसरा चंद्रमा को ले लेते हैं। तो चंद्रमा अगर 7वें घर में है, लगन में है या मून साइन में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा ओवर इमोशनल करता है। आप अपनी पत्नी में ही ना बिल्कुल माँ जैसे गुण जो है वो देखोगे कि वो मुझे हमेशा आराम दे, बैठे हुए बेड पे खाना दे, बेड पे ही पानी दे, बेड पे ही मेरे को सब कुछ दे दे। वो जो कंफर्ट आपकी माँ ने दिया है, वो सारे गुण जो है आप किस में ढूंढोगे? अपनी वाइफ में। वो दे देगी तो ठीक है। जिस दिन उसने वो कह दिया है कि भाई मैं नौकर नहीं लगी हूँ, उस दिन से ही आप क्या कॉन्ट्राडिक्शन शुरू हो गया। तो आप क्या कहोगे, ये मेरा ध्यान नहीं रखते हैं, ये मेरे को इग्नोर करते हैं या मेरे आराम का ध्यान नहीं रखते हैं। जब तक आप उसको नौकर चाकर एंड ऑल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते रहोगे, आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। और मेरी ये पर्सनल सलाह भी है कि अगर आपके मून है तो अपनी वाइफ को ढेर सारा कंफर्ट दीजिए, ठीक है। अपनी माँ को ढेर सारा कंफर्ट दीजिए। ज़्यादातर मैरिज ख़राब होती है सिर्फ इसलिए कि इमोशनल जो कंपैरिजन है वो शुरू हो जाता है कि मेरी माँ तो ऐसे करती है, तुम्हारी माँ, तुम मेरे लिए ये ऐसे नहीं करते, है ना। तो वो कंपैरिजन यहाँ पे ये क्रिएट करते हैं चंद्रमा। तीसरा प्लैनेट बुध को ले लेते हैं। बुध क्या होता है? बुध होता है बोलने चलने वाला, हंसना, बच्चों जैसा बबली नेचर। तो क्या होगा कि हमेशा आपको हंसना बोलना, वो बहुत ज़्यादा बोलने वाली होगी, आप ज़्यादा कम बोलने वाले हो, तो प्रॉब्लम होगी।
आपके चार्ट में भी अगर बुध 7वें घर में है तो पार्टनर हर चीज़ को मजाक में लेगा आपकी। आप उसको बच्चों की तरह मना सकते हो, आप उसको बच्चों की तरह हंसा सकते हो, बहुत जल्दी मान जाने वाला, एक छोटी सी चीज़ से भी मान जाएंगे, क्योंकि वो क्या है, इसको प्रिंस कहा गया है प्लैनेट्स में हम। तो ये वो प्लैनेट है जो कि बस थोड़ी सी पैम्परिंग से मान जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है कि जब वो ओवर करेगा, जब ये बुध कहीं पे खराब हो गया, ठीक है। बुध अकेला तो नहीं बैठा हो सकता, साथ में कोई ना कोई प्लैनेट होगा। जिनकी भी हम बात कर रहे हैं वो खराब कैसे होंगे, जब उनके साथ कोई एस्पेक्ट बैड प्लैनेट्स का आ जाएगा, या फिर वो नीच के हो जाते हैं या कुछ भी। तो बुध जो है वो बेसिकली बहुत बोलने वाला और बहुत इंटेलिजेंट और बिजनेस पार्टनर हो सकता है। वो आपके लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है वो आपका। अच्छा। ऐसा भी देखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। आगे शुक्र को ले लेते हैं। शुक्र भी एक वेरी इमोशनल प्लैनेट, जिसको हर तरह की सुख सुविधाएं चाहिए। जैसे मैं हर बारी बोलती हूँ कि चंद्रमा और शुक्र के ट्रेड ज़्यादातर मिलते जुलते हैं। दोनों वाटरी प्लैनेट है, दोनों कंफर्ट चाहते हैं। जो मून है ना, वो बेसिक कंफर्ट चाहता है, बेसिक चीज़ें चाहिए। लेकिन शुक्र है वो बेसिक कंफर्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे थोड़ा अपलिफ्ट चाहिए, यानी कि लग्जरी आइटम चाहिए, ठीक है। महंगे तोहफे चाहिए आपको, जो छोटी मोटी चीज़ों से आपका जो है नहीं चलेगा। शुक्र बहुत ज़्यादा सुंदर और परफेक्शन का और ब्यूटी का प्लैनेट है। तो शुक्र होता है अगर आपके लगन में या 7वें घर में, तो पार्टनर सुंदर होते हैं, बशर्ते कि वो खराब ना हो रहे हों, किसी ऐसे प्लैनेट से इन्फ्लुएंस ना हो रहे हो, तो फिर वो अच्छा ही पार्टनर देता है और आपको एक वेल्दी पार्टनर देता है, मैं ये भी कहूँगी। आपके जीवन में अगर शुक्र 7वें घर में है तो आपकी लाइफ में पैसा आना ही उस दिन शुरू होगा जिस दिन आपकी मैरिज होगी। अच्छा। जिनके भी अगर हम बात करें कि मैरिज के बाद बहुत सारे लोग जो है लक फैक्टर उनका इन्हेंस हो जाता है। Exactly. है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, ये लड़की तो मेरे लिए बहुत लकी है। सास भी कहती है ये लड़की हमारे घर में जब से आई है बहुत लकी है ना। तो फैक्टर यही है कि आपके अगर ट्राइन कनेक्शन से भी शुक्र जो है, लगन से भी शुक्र अगर आपके 7वें घर को देख रहा है, डेफिनेटली आपके साथ मैरिज के बाद वो पर्सन वेल्दी होगा और उसकी लाइफ में वेल्थ बढ़ेगी, ठीक है। Okay. शनि जैसे प्लैनेट की बात हम करते हैं तो वो, जैसे मैं कहती हूँ कि वो बहुत छोटी और कहते हैं कि बहुत हार्ड वर्किंग पार्टनर चाहिए। इसको हम लोअर क्लास लोगों के साथ भी जोड़ते हैं। तो हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो आपके प्रोफेशन से ही जुड़ा हो। सैटर्न करियर का भी तो कारक है। अगर इसको हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना लेके हम इसको इस तरीके से देखें कि वो आपके करियर के साथ जुड़ा हुआ पर्सन हो सकता है। आपकी जॉब, दोनों की प्रोफाइल एक ही हो सकती है। और हो सकता है आप बहुत देर से मैरिज करो, मैरिज की ज़रूरत आपको पड़े ही ना, आप बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होते हो जब सेटल होता है। सिर्फ करियर सेटल ही नहीं होता बहुत देर तक, तो इसलिए ये लोगों का ध्यान ही नहीं जाता मैरिज की तरफ, तो ये डिले कराता रहता है और एट दी एंड आपको बहुत लेट जो है मैरिज कराता है। राहु जैसा प्लैनेट मल्टीपल पार्टनर्स में बिलीव करता है, लेकिन ये गलत है। ऐसा कहा जाता है कि मल्टीपल पार्टनर्स नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे कि राहु यहाँ पे आपको एक अपग्रेडेड पार्टनर देता है। अपग्रेडेड यानी कि जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि अपने आप को अपडेट करता है हमेशा। साइंटिस्ट कह सकते हो। और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि जितने भी लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, आपका पार्टनर वो हो सकता है, ठीक है। दूसरा, राहु आपको कब खराबी करता है? राहु यहाँ पे आपको तब खराब करेगा जब आपके मान लीजिए कि आपका चार्ट है ना, आपके 7th हाउस में आपके राहु आ जाएगा तो केतु लगन में आ जाएगा, ऐसा है ना। अब इस समय आपको पार्टनर कैसा चाहिए? जो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे। सॉफ्टवेयर को देखा है आपने? तो हम जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो राहु से ही लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को अगर अपडेट करते रहेंगे, पुरानी परंपराओं में जो दादा परदादाओं से चली आ रही है, अगर उसमें नहीं फंसेंगे तो ठीक है। अगर उनको लगता है कि पुराने समय के अनुसार तुम्हें वैसे ही कपड़े पहनने हैं, वैसे ही तुम्हें चाल ढाल रखनी है, तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है, ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर देंगे तो मैरिज नहीं चलेगी, ठीक है। आपकी इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आपका पार्टनर बाहर भागेगा और फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल में ज़रूर आपको लेकर जाएगा, ठीक है। केतु जैसे प्लैनेट जब राहु लगन में आ जाएगा, राहु और केतु 180 एक्सिस पे काम करते हैं, तो दोनों का रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा लगभग, कि आप पहले भागोगे वहाँ से,
अगर वो चीज़ आपके अनुसार अपडेट नहीं हुई, आपके अनुसार वो जैसे पुरानी पद्धतियों से जुड़े हुए, तो आपकी मैरिज लाइफ जो है वो चलती नहीं है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उनमें। ठीक है, गुरु की बात करेंगे तो गुरु 7वें घर में, जैसे कि ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम लाल किताब में ना गुरु 7वें घर में कहते हैं मैरिज तोड़ देता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। वो बहुत सारे फैक्टर्स देख के मैरिज टूटने की बात होती है। अगर कहीं पे आपके गुरु अच्छे हैं तो आपके पार्टनर बहुत समझदार, और मैंने जैसे बोला कि टीचर हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, प्रीचर हो सकता है, वो एक अच्छा प्रोफेसर हो सकता है, और बहुत समझदार प्लैनेट जो कि शादी को कभी टूटने ही नहीं देगा, सिचुएशंस ही नहीं बनने देगा कि ऐसे कोई प्रॉब्लम आए। बिल्कुल। वो धर्म के साथ चलने वाला पार्टनर है आपका, और उसकी धार्मिक प्रवृत्ति शायद आपको तंग कर सकती है। तो फिर मैं कहूँगी कि थोड़ा बैलेंस बना के ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि 7वां घर है ही बैलेंस का। जी। ठीक है, मंगल की बात कर लेते हैं। तो मंगल जब 7वें घर में या लगन में होता है तो हम कहते हैं मांगलिक हो गया ये पर्सन, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और मांगलिक दोष पे तो इतनी सारी थीसिस बनी है कि इसकी पेड़ से शादी करा दो, मटके से शादी करा दो, या इसके ऊपर मांगलिक दोष है तो इसकी शादी चलेगी नहीं। तो ये सारे भ्रम ही है असल में। मैंने कहा ना, देश काल परिस्थिति सब चेंज हो गया। पहले ज़माने में 4 शादियां शायद बुरी नहीं मानी जाती थी। आज के समय में जो है अगर हम कहें तो कमिटमेंट जो हमारे अंदर कमी हो रही है, वो जो हम एक पर्सन के साथ कमिट नहीं हो पाते पूरी ज़िंदगी, वो कहीं ना कहीं आपके इस मंगल से ही जुड़ा हुआ होता है। तो मंगल क्या होता है, मैंने जैसे हमेशा कहती हूँ कि आपके फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखाता है। जब भी किसी का फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है तो आप आगे जनरेशन्स को कैसे चलाएंगे। बिल्कुल सही। अगर आप बीमार हो या आपके अंदर कोई बीमारी है, आपके खून में कोई खराबी है, तो ये मंगल ही दिखाता है। अगर मंगल दोष को आप ठीक करते हो, मंगल आपका मतलब क्या है, वो आपके अंदर फायर को दिखाता है, गर्मी को दिखाता है, एग्रेशन और गुस्से को दिखाता है। अगर मांगलिक लोगों को देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल होता है, बहुत जल्दबाजी दिखाने वाले लोग होते हैं। इगोइस्टिक नहीं कहेंगे हम लोग, मैं कहूँगी एग्रेशन बहुत है, गुस्सा बहुत है, जल्दबाजी बहुत है। ईगो जो है वो सन देते हैं, वो मंगल नहीं देते हैं। जो आपके अंदर देते हैं। और जब मंगल की बात, मंगल दोष की बात आती है, तो वो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो इसलिए शांत कराने के लिए बोला जाता है कि दोनों पार्टनर्स में से अगर एक बहुत ज़्यादा हाइपर रहेगा, हाथापाई करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा या अटैक करेगा दूसरे के ऊपर, तो शादी कैसे चलेगी। बिल्कुल। ये मंगल तब खराब नहीं करता अगर आपके चार्ट में ये चंद्रमा की राशि में या चंद्रमा के साथ कहीं पे आ जाए, तो ये मंगल उतना स्ट्रांगली जो है वो बैड इम्पैक्ट नहीं डालता। बहुत सारे चार्ट्स में मैंने देखा है कि चंद्रमा और मंगल एक साथ है, 7वें घर में है, लगन में है, 4थे घर में है, उनकी शादी में कोई गुस्से नाम की चीज़ ही नहीं होती है। दोनों में एक को जो है हमेशा जो लेट डाउन करना पड़ता है, इसीलिए इसकी शांति ज़रूरी होती है। ठीक है। तो पार्टनर जो होता है वो बहुत सिक्योर लेकर आपको रहता है, आपकी सिक्योरिटी के लिए हमेशा वो क्या रहता है, तैयार रहता है। आपके घर में कैमरास लगाना, आपको कहीं जा रहे हो तो आपकी लोकेशन जो है वो ट्रैक करना कि तुम्हें कुछ हो ना जाए, ये गलत चीज़ें नहीं है। कि आपका अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर ध्यान रख रहा है, प्रोटेक्ट जो है वो प्रोटेक्शन का प्लैनेट है, तो वो खराब तब हो जाता है जब ओवर करोगे किसी चीज़ को, है ना। किसी भी चीज़ की अति करेंगे तो कोई भी प्लैनेट आपको बहुत अच्छा जीवन साथी दे सकता है, बशर्ते वो खराब ना हो। तो मैम कोई ऐसा प्लैनेट है जो हमें दिखाता है कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज? जब हम बात करते हैं लव मैरिज की, तो लव मैरिज तो पहली बात तो जैसे मैंने बोला कि ये जो हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इसमें मैरिज का कॉन्सेप्ट अब कैंसिल हो रहा है आगे। जी। ज़्यादातर लोग लिव इन में जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो मैरिज जैसे कॉन्सेप्ट को डिनाई करते हैं। उसके पीछे भी आपका चार्ट ही होता है, हर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है ना। अगर लेकिन ये चीज़ें बहुत आज की नहीं है, अगर हम पीछे भी जाएं ना, बहुत साल पहले या बहुत 100 साल पहले जाएं हम, 200-400 साल पहले, तब भी ऐसी चीज़ें थी। जैसे हम लोग कहते हैं कि लव मैरिज किसको करनी चाहिए या कैसे करो, कौन करता है, तो 5th हाउस जो होता है वो आपका लव मैरिज करने के लिए, अपना पसंद का पार्टनर आप चूज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है 5th हाउस। 5th हाउस में अगर आपके अच्छे प्लैनेट है या जैसे भी प्लैनेट है, वो आपको एक बार लव पार्टनर आपकी ज़िंदगी में ज़रूर लाता है। चाहे वो टीनेजर एज में लाए, चाहे बुढ़ापे में लाए, जब भी लाए, एक पार्टनर आपके पास आएगा ज़रूर। अब उस पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी कि नहीं होगी ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा। हो सकता है कि आपका जो लव पार्टनर है वो आपका पूरा लाइफ पार्टनर भी बन जाए। हो सकता है ये लव पार्टनर आपका कुछ समय के लिए आया और
टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, ये भी 5th हाउस ही बताता है। तो लव मैरिज उन्हीं की होती है जब 5th हाउस का और 7th हाउस का प्लैनेटरी या राशियों से या नक्षत्र से लेना देना बन जाए, तो फिर डेफिनेटली इनके लव मैरिज होती है। अरेंज मैरिज के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, वो है 9वां घर। 9वां घर क्या होता है ज्योति? वो होता है एथिक्स का, नियमों का और आपके पिता का, और सोसाइटी में जो आप स्टैंपिंग करते हो, जैसे कि शादी में सिग्नेचर होते हैं, गुरुद्वारे में जो आप चीज़ें करते हो, ये वहाँ से दिखाता है। तो आपकी शादी धार्मिक रीति रिवाज, असल में 9वां घर धार्मिक रीति रिवाज, जब 7वें घर का कनेक्शन आपका बनेगा 9वें घर से, तो आपकी धार्मिक रीति रिवाज से शादी होगी, डेफिनेटली होगी। और आपकी शादी जो है वो सुख समृद्धि से ही होगी, सबकी रजामंदी से होगी। लेकिन जब आपके 7वें और 9वें घर का एंटी रिलेशन बनता है, तो फिर आपकी शादी में बहुत सारी बाधाएं जो है वो आती हैं। आप सामाजिक तौर पर शादी नहीं करते हो, छुप के शादी करते हो। जो एक्स्ट्रा मैरिटल होता है वो कहाँ से होता है? 8th हाउस से होता है, ठीक है। और 9th हाउस का वो 12th है। तो जब आप समाज से छुपा के, ये जो हमारा समाज है, जो हमारे रिचुअल्स है, जो हमारी परंपराएं हैं, वो 9वां घर है। जब आप इनसे छुपा के कोई काम करते हो, तो 8वां घर छुपा लिया, किसी के सामने नहीं ला रहे हो, है ना, छुप के रिश्ते रखे हुए हैं इसी से। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे लोग जो लीगल मैरिज करते हैं, लीगल यानी कि कोर्ट मैरिजेस करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो अब 7th का जब संबंध 6th हाउस से बनेगा, 12th हाउस से बनेगा, तो ये कोर्ट मैरिज करते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये लीगल मैरिज में ही जाते हैं, जो बाहर की कंट्रीज़ में तो आम है। लेकिन यहाँ भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट अब अपकमिंग आ रहा है कि बहुत सारे ताम झाम में ना डल के एक सिंपल मैरिज की जाए। बिल्कुल। तो मैम, कुंडली में कोई ऐसा प्लैनेट या ऐसा पोजीशन भी है जो दिखाता है कि हमारा पार्टनर कैसे आएगा, किसके थ्रू आएगा? बिल्कुल, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम 4 घंटे के वीडियोस बनाएं, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं। छोटा छोटा क्रक्स देना ज़रूरी है ताकि लोग उसको समझ पाए, है ना, रिलेट कर पाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुक्र और मंगल की डिग्रियां जितनी एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगी, उतना पार्टनर दूर से आएगा। आप ये दोनों जितने क्लोज कनेक्शन में होंगे, आपका पार्टनर उतना नज़दीक से ही आने वाला है और आपकी जान पहचान से ही आएगा, ये डेफिनेट है। अच्छा। दूसरा, आप ये देखिए कि अगर मेल के चार्ट में देखेंगे, तो आप ये देखिए कि मेल के चार्ट में वीनस जो है वो किसके साथ है। वीनस मून के साथ है, तो आपकी माँ ही ढूंढ के लाएगी, नानी ढूंढ के लाएगी, या आपकी जो दादी है उसकी वजह से उसकी कहीं पहचान में होगा, और आपके कहीं अपने ही एरिया से ज़रूर वो आएगा, अपने ही जो आपका बर्थ प्लेस है वहीं से कहीं से होगा वो, ये साफ साफ बताता है वो, ठीक है। जब आप देखोगे कि वीनस या मार्स, तो फीमेल्स के लिए हम मार्स लेंगे, मेल्स के लिए वीनस। आप देखिए ये दोनों प्लैनेट अगर मून के साथ है तो मदर का कांटेक्ट आना ही आना है उसमें, ठीक है। दूसरा चीज़ कि अगर वो मरकरी के साथ है तो फ्रेंड सर्कल, आपकी छोटे बहन भाई, या फिर आपकी बुआ, मासी, चाची, कोई भी ऐसा रिश्तेदार आपकी शादी में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, ठीक है। शुक्र है तो आपकी सिस्टर हो सकती है, खाली अगर शुक्र ही अकेला, वैसे कभी होता नहीं, शुक्र का कोई नक्षत्र लॉर्ड जरूर होगा। कभी ऐसे नहीं होता कि सीधा पार्टनर आ गया और आपने शादी कर ली, कोई ना कोई मित्र, बंधु, रिश्तेदार तो आता ही है जब शादी होती है ना। गुरु है तो आप हो सकता है किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे या धार्मिक प्लेस पे मिले हो, आपका गुरु ही आपकी शादी करा दे, ऐसा भी देखा है मैंने। अच्छा। वही आपको एडवाइस कर दे कि हमारे पास ये रिश्ता है, आप कर लो। आप हो सकता है किसी गुरुद्वारे मंदिर में लिखवाते हैं ना कि रिश्ते के लिए बहुत सारी वो बनते हैं, जो मैच मेकिंग होती है गुरुद्वारे मंदिरों के थ्रू भी होता है, मैंने देखा है। तो वहाँ के थ्रू हो जाए, ठीक है। कोई ना कोई धार्मिक चीज़ ज़रूर जुड़ेगी उसमें, आपके फादर का रोल भी उसमें हो सकता है। जब सूर्य और गुरु जब जुड़ते हैं तो फादर का रोल भी देखा जाता है। ओके। उसके बाद आप देखिए कि अगर आपके चार्ट में कहीं पे राहु जैसे प्लैनेट आ जाते हैं, तो आपका जो पार्टनर होगा वो डिजिटल या सोशल मीडिया से ज़रूर होगा, फॉरेन से हो सकता है, जेल डिपार्टमेंट से हो सकता है, वो कोई ना कोई कोर्ट या फिर कोई भी लीगल जो मैटर्स होते हैं उनसे जुड़ा हुआ हो सकता है, कोई ना कोई IT सेक्टर से जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। केतु है तो केतु आपके चार्ट में दिखाता है कि आपका लाइफ पार्टनर कहीं ना कहीं आपके नानके परिवार से रिलेशन रखता होगा ज़रूर, आपकी मामी, मामा, कोई ना कोई बीच में रिलेशन में ज़रूर आएगा जो इस रिश्ते को आगे लेकर जाएगा। किसी ना किसी सोर्स ऐसा आपका बनेगा ज़्यादातर। जैसे मैंने देखा कई चार्ट्स में कि वीनस और मार्स एक साथ बैठे हैं,
चार्ट में। वीनस मार्स एक साथ है तो मैंने देखा लव मैरिज तो होती है, लेकिन इतना कहने लव मैरिज वो वाली लव मैरिज नहीं होती कि दोनों का अफेयर रहा या कुछ है, लेकिन ये दोनों बहुत ही ज़्यादा गंभीर तौर पर एक दूसरे को जानते होंगे, बहुत पहले से जानते होंगे, फैमिलीज का एक दूसरे के साथ बहुत जो होता है मार्स को कनेक्शन होगा। यस, तो मार्स को हम बड़े भाई के लिए भी लेते हैं मार्स को। तो जब वीनस मार्स होता है तो बड़ा भाई भी जो है वो कहीं ना कहीं आ जाता है बीच में। वीनस सैटर्न है तब भी बड़े भाई का रिलेशन बीच में आता है। तो आपके वीनस या मार्स के साथ जो भी प्लैनेट्स है उनका रिलेशन आपके मैरिज में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब बात करेंगे हम कि वो आएगा किस डायरेक्शन से, या यहाँ तक भी हम पता लगा सकते हैं कि वो किस अक्षर का होगा, उसका अच्छा। अल्फ़ाबेट जो है वो क्या होगा। तो अगर आप देखेंगे उसका लगन भी क्या है वो भी आप अपने चार्ट से निकाल सकते हो। तो सोचिए कि आपका कुंडली जो है वो कितनी बड़ी जीपीएस सिस्टम है कि आपकी लाइफ का कुछ है ही नहीं जो बता नहीं सकते। आप अपने बच्चे का लगन, आप अपने बच्चे के स्पेलिंग, बच्चे के नाम के क्या होने वाले हैं वो पता कर सकते हो। आपका लाइफ पार्टनर किस नाम का होगा वो पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत वो चीज़ है। अब थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ ताकि लोग काम कर लें उस पर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो ज्योतिष में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए काम दे रही हूँ, होमवर्क दे रही हूँ मैं। आप 7th हाउस में राशि को देखिए और साथ के साथ आप D9 जो आपका चार्ट है उसके 7th हाउस की राशि देखिए। वो राशि के जो भी अक्षर है, जैसे मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, उन नक्षत्रों के जो भी अक्षर हैं उस मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, तीनों के अक्षर अल्फ़ाबेट नोट कर लो, आप चेक करिए आपके पार्टनर का वही होगा। दूसरी चीज़ कि आपका पार्टनर का लगन क्या हो सकता है, कैसे कौन से लगन का बंदा जो है वो आपके पास आएगा। तो आप देखेंगे 7th हाउस D9 का और 7th हाउस आपके लगन का, ये आपको बताता है आपके पास कौन सा पर्सन जो है किस लगन का। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के 7th हाउस में लगन में या D9 में सन या मार्स है, तो पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा कि आपका जो पार्टनर होगा या तो वो लियो राशि का होगा, लियो मून साइन हो सकता है, लियो लगन हो सकता है, ठीक है। तीसरी संभावना है कि उसके लगन में सूर्य बैठा होगा। अच्छा, यस, डेफिनेटली बैठा होगा। दूसरा प्लैनेट मंगल है तो मंगल की राशियाँ या फिर लगन उसका जो है वो मंगल से ज़रूर दिख रहा है, उसका एस्पेक्ट होगा। मैंने बहुत चार्ट्स पे देखा है, अपने चार्ट में देखा है और लोगों के चार्ट्स में देखा है, आपका लाइफ पार्टनर उसी अक्षर का आता है, उसी लगन को लेकर आता है, आप उसी एट्रीब्यूट का। उसी एट्रीब्यूट का आता है। ओके। अभी तक तो हम एट्रीब्यूट देख रहे थे ना, अभी आप लगन की बात करोगे कि साइन क्या होगा उसका, तो वो यही होगा जो आपके 7th हाउस में है, उसके अल्फ़ाबेट भी वही होंगे। तो मैम आप क्या रेमेडी देना चाहेंगे उन्हें जिनकी शादी में डिले हो रहा है बहुत? देखिए, शादी में डिले जैसे मैंने बोला शनिदेव की कृपा की वजह से ही होता है ज़्यादातर, या फिर मंगल की वजह से भी होता है कई बार। और दूसरा क्या है कि राहु और केतु भी होते हैं, तो भी आपको बहुत मीन मेक निकालने की आदत होती है अपने पार्टनर्स में। तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में जो आपके शुक्र है वो कौन से नक्षत्र में है। अगर आप मेल हो तो आपके लिए शुक्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी मैरिज को रिचुअल्स के साथ कराना गुरु का काम है। तो आप अगर चाहें तो माँ पार्वती का मंत्र है जो कि आता है, बहुत सारे गूगल पे अवेलेबल है। माँ पार्वती का मनोकामना जो हस्बैंड के लिए होती है उसके लिए एक स्पेशल मंत्र है। वो मंत्र की चैंटिंग जो है वो कोई भी कर सकता है, मेल भी और फीमेल। बहुत जल्दी शादी उससे होती है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल रेमेडी आपको बताती हूँ कि आपको एटलीस्ट 3 महीने ये काम करना है। आपको एक खाली कॉपी लेनी है, उस खाली कॉपी पे अपना उस पर्सन के फीचर्स लिखिए कि मेरे को एक वेल्दी, समझदार और जो भी जैसा भी पार्टनर आपको चाहिए वैसा एक लाइन जो है वो अच्छी सी बनाइए और उसको 108 टाइम जो है वो लिखना शुरू करिए। आप देखेंगे 3 महीने बाद वैसा ही बंदा आपके पास खड़ा होगा। ये मैनिफेस्टेशन का वो रूल है, ये वो लॉ ऑफ कर्मा है जो आप किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। जब हम बार बार उस चीज़ को लिखते हैं, बोलते हैं, तो वो चीज़ आपकी तरफ आती है। असल में क्या होता है कि आप मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहे हो तभी वो चीज़ आपके पास नहीं आ रही है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ग्रहों की भी पोजीशन जो है वो ठीक करनी चाहिए और उनको भी जो है सुधारना चाहिए। उनकी डोनेशन या उनकी शांति जो है वो आपको करानी चाहिए ताकि एक अच्छा लाइफ पार्टनर आए, ठीक है जी। एक मास्टर रेमेडी मैरिज के लिए कर सकता है कोई भी, अगर जिसको कोई इशू आ रहा है, कोई भी इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, तो आप अपने 7th हाउस में प्लैनेट देखिए कौन सा है। अगर सूर्य और मंगल जैसे प्लैनेट है
केतु जैसे प्लैनेट है, तो ये प्लैनेट गुस्सा बहुत ज़्यादा देते हैं आपके पार्टनर को, वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होता है, अपनी चलाने वाला होता है। ऐसे में क्या होता है कि ऐसे लोगों के सामने आपको भी कहीं ना कहीं लीडर बन के ही खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन लॉजिकल होना है। आप ये समझिए कि आपके 7वें घर में जो भी प्लैनेट है वो आपके पार्टनर की ज़रूरत है, ठीक है, वो आपके पार्टनर आप में देखना चाहते हैं जी। जैसे मान लीजिए सूर्य है तो पार्टनर क्या चाहता है कि आप लीडर की तरह रहे, आप डरे ना, है ना, आप किसी भी चीज़ को जो है वो इंडिपेंडेंटली कर पाए। और आप हमेशा ही 24 घंटे डिपेंड रहेंगे तो वो चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है। आप जब इंडिपेंडेंट होके सब डिसीजन लेना शुरू करोगे, आप उनके साथ बिल्कुल प्रॉपर बराबर की रिश्तेदारी निभाओगे, तो डेफिनेटली तो यहाँ पे जितना ज़्यादा 7th हाउस में प्लैनेट होते हैं वो आपको डिपेंडेंट बना देते हैं। आप उसकी एट्रीब्यूट को समझिए कि वो प्लैनेट क्या चाहता है आपसे, आप वैसे ही अपने अंदर जो है वो गुण लाइए, अपने अंदर वैसा ही रिफॉर्म करिए, देन मैरिज कभी भी नहीं टूटती है और कभी भी उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आज बहुत मज़ा आया आपसे बात करके शादी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत लोगों के कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं, कॉमन डाउट्स रहते हैं कि उनकी शादी में इतनी ड्रास्टिकली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही है, वो नहीं समझ पाते। तो आज आपने एक और अलग विजन दे दिया हमें, एक आई ओपनिंग पॉडकास्ट था आज का। तो अगर हमारे ऑडियंस को ये पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, सजेशन है, प्लीज़ हमें शेयर करिए, हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।